चलो, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में। तो बेटा आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। एक बुक देना। बुक नहीं है? चलो एक इधर से। बेटा मैं बुक की पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा वो आपने कहा ना रास्ते में अभी तक आई नहीं, तो मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहे हो। कल हम बात कर रहे थे लिक्विडेशन। तीनों की? तीनों में से किसी की नहीं आई? तेरी कहाँ है? हाँ हाँ, चलो एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 7.36। आ गए सारे? चलो एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 7.36। X Limited was ordered to be wound up on 31st March 12, on which date the following balance were extracted from its books: goodwill 1 lakh, building 3,50,000, plant 550, pictures 23, stock, debtors, cash, plant and machine, profit and loss, share capital 10,000, 5% debenture secured by floating charge on all assets, interest payable on these debentures, bank overdraft secured by the hypothecation of stock creditors। और ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा है। The amount estimated to be realized: goodwill, building, plant, pictures, stock, debtors. Creditors included 6,000 on account of wages of 15 men at 100 rupees per month for 4 months immediately before the date of wind up. 9,000 being the salary of 5 employees at 300 per month for the previous 6 months. Rent for godown for the last 6 months, amount rupees 3,000. Income tax deducted out of salary employee 1,000 and directors fee 500। इस सब का क्या यूज होने वाला है आपको पता है? ठीक है। 3 years ago the debit balance in P&L, यानी 3 साल पहले कंपनी को 77,925 का लॉस था। And since that date the accounts of the company have shown the following figures:
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये कुछ नुकसान दे। कंटिन्यूस बताओ क्या है, 3 साल पहले लॉस था, फिर कंटिन्यूस क्या हुआ, लॉस हुआ। ये पूरा का पूरा पैरा किस काम आएगा, डेफिशिएंसी। मैंने आपको कहीं भी प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस अभी तक बताया ही नहीं, मैंने केवल और केवल असेट्स और लायबिलिटी का डिस्कशन किया जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं। In addition, it is estimated that the company would have to pay amount rupees 5,000 as compensation to employees for injuries suffered by him, which was contingent liabilities and not accepted by the company. क्या बोल रहा है बताओ, एडिशनल लाइबिलिटी कंपनी वुड हैव टू पे, जो कंपनी को देनी पड़ेगी, आ गया, जो कंपनी को देनी पड़ेगी या पड़ सकती है, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसे बताओ क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया। तो भाई साहब हम तो एस्टिमेशन बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो हम तो सब चीज़ों को कवर करेंगे जो उसे देना पड़ सकता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो दो बातें हमारे दिमाग में वेरी मच क्लियर हैं कि कुछ डेटा इसमें कहाँ काम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, और कुछ डेटा इसमें डेफिशिएंसी में काम आएगा। तो चलो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर। मेरे साथ नहीं लिखना है, पहले देख लो आप अच्छी तरह से, फिर आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ में नहीं लिखोगे आप। ये बताओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड, किस कंपनी का बन रहा है ये, एक्स लिमिटेड का, जो लिक्विडेशन है। बेटा मेरे साथ नहीं लिखोगे, तो कमाल की बात है, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, मैंने मना कर दिया, मैं लिखने का समय दे दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन लिक्विडेशन एज ऑन 31 मार्च 12। ये क्या है आपका स्टेटमेंट, और सबसे पहले बताओ मैं किसकी बात करूंगा, असेट्स की बात करूंगा। कौन सी, बोलो, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यूज की बात करूंगा। तो असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, बोलो, मैंने कहा था मुझे कुछ लिस्ट बनानी पड़ेंगी। तो इसमें कौन कौन सी असेट्स है, इस कंपनी के पास कौन कौन सी असेट्स है बताओ, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, पिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, हो गया। तो ये कुछ, बेटा स्टॉक, अच्छा, अरे आ गया समझ में, तो वही तो दिमाग में तो रखो आप लोग। क्वेश्चन में नीचे अभी कल भी रीड किया था, कल भी डिस्कस किया था, और आज रीड भी कर लिया। स्टॉक नहीं आएगा इसमें, स्टॉक कहाँ चला जाएगा, लिस्ट बी में। दिमाग बेटा एक आध असेट होगी, वो कहीं आगे पीछे दे रखी होगी, तो दिमाग में रखना है। चले आगे, स्टॉक यहाँ रिपोर्ट नहीं होगा, स्टॉक की रिपोर्टिंग लिस्ट बी, उसकी रिपोर्ट अलग से करेंगे। तो डेटर्स और कैश, अब तो सही है। चले आगे, तो ये कुछ असेट्स हैं, स्टॉक को अभी लिखना है लेकिन वो अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो बताओ गुडविल कितने की, 1 लाख। चले आगे, बेटा ये बुक वैल्यू है और क्या चल रहा है अभी, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन पर बिलीव भी मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है, बुक से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या मतलब बुक वैल्यू का, भाई साहब आज जब कंपनी बंद हो रही है तो सोचो ना कितने में बिकेंगी चीजें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको 1000 गुडविल से रिलीज होंगे। क्या ये एक्चुअल में रिलीज होंगे या आइडिया है आपका, केवल आइडिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता रहे शायद गुडविल हमारी 1000 की है। दूसरा, बिल्डिंग से 3 लाख रिकवरी हो सकती है, इससे 525 रिकवरी होगी।
पिक्चर से 10,000 की रिकवरी, इस डेटर से 20,000 और कैश तो 500 का एज इट इज आएगा। तो ये 870,500 या जो भी आना है वो आ गया। बोलो क्लियर है? ये एक एक असेट से आएगा, टोटल नहीं करना बेटा, रुक जाओ। यहां तक क्लियर? अरे कुछ रॉकेट साइंस है क्या हमारे दिमाग में पहले क्लियर? इसीलिए मैंने बेटा वो 2 घंटे का डिस्कशन किया था, ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना है। मैं डायरेक्ट यहाँ लेकर नहीं आएगा लिस्ट बना देंगे ये कर देंगे, तो वो आपको पूरा बैकग्राउंड सपोर्ट करेगा आपको समझने में। बताओ कौन बना रहा है ये? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके लिए? लिक्विडेटर के लिए। वो बताना चाह रहे हैं कि ये असेट्स हमारे पास हैं, आप जब मन में आए बेच सकते हो और शायद उनकी ये वैल्यूज मिलेगी। दूसरा वो क्या बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ये तो बताओ कौन सी असेट्स हैं जो स्पेसिफिकली लिस्ट बी। बोलो आ गया समझ में? लिस्ट बी। बताओ सबसे पहले नेम ऑफ असेट्स, आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग छोड़ो, आप खाली क्या लिख दो? लाइबिलिटी। दूसरा डेफिशिएंसी। तीसरा सरप्लस। नेम ऑफ असेट बोलो कौन सा है? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। नेम ऑफ असेट स्टॉक। लाइबिलिटी ना ना नाम नहीं लिखना सॉरी, नेम ऑफ असेट्स, एक कॉलम रह गया। नेम ऑफ असेट्स, नेम ऑफ असेट्स ER, बोलो नेम ऑफ असेट्स स्टॉक ERB 31,000। लाइबिलिटी 25। लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर नाम केवल और केवल किसके आएंगे? असेट्स के, क्योंकि मैं असेट्स की बात कर रहा हूं। तो मैं लिक्विडेटर को क्या बता रहा हूं? एक असेट्स है साहब, क्या नाम है उसका? स्टॉक। उसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू हमें जो लगता है वो क्या है? 31,000। लेकिन वो हमने क्या रखा हुआ है? कहीं गिरवी रखा हुआ है, और वो गिरवी किसके अगेंस्ट है? 25 के अगेंस्ट। तो बताओ आपको ये 25 हम नहीं दिला पाएंगे। अरे बाकी असेट से तो हम क्या बोल रहे थे? 25 दिला देंगे, 30 दिला देंगे, 40 दिला देंगे, लेकिन इससे हम ये 25 नहीं दिला पाएंगे। इससे बताओ केवल 6,000 का क्या आएगा? सरप्लस। आ गया समझ में? तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस बताओ कितना आएगा? 6,000 आएगा। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, यानी इस असेट से आपको 31 नहीं मिलेंगे, 6 मिलेंगे, तो ये 6 बाहर आएंगे। आ गया समझ में? तो ये 2 बार दिखाना है। एक बार तो हम क्या बता रहे हैं कि इतना कट के इतना बचेगा और ये आपको मिल जाएगा। गया दिमाग में? ये बेटा एक फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लॉ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, जिससे आप क्या नहीं कर सकते? छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन फॉर्मेट मैं याद नहीं करा रहा, इसीलिए मैंने ब्लैंक फॉर्मेट आपको बनवाया ही नहीं। नेक्स्ट, अब बताओ क्या इसके अलावा कोई पैसा आने के चांसेस हैं? बोलो नहीं। अरे मेरे पास सारी एसेट्स मुझे कितनी लिस्ट में कवर करनी है? 2 लिस्ट में, लिस्ट ए और लिस्ट बी में। लिस्ट ए में जो गिरवी रखी है, लिस्ट बी में जो गिरवी नहीं रखी, सारी कवर तो कर दी मैंने। अब बताओ यहां पर सारी जब मैंने कवर कर दी, तो अब यहां पर टोटल पैसा जो मेरे पास आया कितना आया? ऐड करें, 8,56,500 ये आया। अच्छा ये पैसा किसको दिया जाएगा? अब सुनो, एस्टीमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कॉमा
इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स कौन से, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आ गया। इसके बाद किसको मिलेगा, प्रेफरेंस और इक्विटी। उनका नाम यहां पर नहीं लिखा जाएगा। जहां ये लाइन कंप्लीट होगी वहां टोटल लगा दोगे 8,62,500। अरे आ रहा है कुछ समझ में, ये जहां और यहां लिख देंगे हम CD कैरेट डाउन, इसे कहीं लेकर जाना है हमें। सर प्रेफरेंस का और इक्विटी का नाम क्यों नहीं लिखते बेटा, वो ओनर है, उनको हम कंसर्न शो नहीं करते कि तुम्हें देना है, तो हम केवल और केवल यहां पर किसका नाम लिखते हैं, आउटसाइडर का। तो ये अमाउंट किसके लिए अवेलेबल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कॉमा उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कॉमा डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आ गया, खत्म। और इसके बाद कुछ बच गया तो उनका नाम आ जाएगा, वरना कोई लेना देना है नहीं। आई बात समझ में, यहां तक का पूरा मुद्दा क्लियर हो गया। इस तरह से बेटा आपको प्रेजेंट करना है। क्या बताओ, आपके पास 8,62,500 की टोटल असेट्स हैं, ग्रॉस असेट्स हैं, या ये नेट असेट्स हैं? दोबारा सुनो, ये ग्रॉस असेट्स हैं या नेट असेट है? बेटा नेट का मतलब होता है कुछ एडजस्ट हो गया, ग्रॉस का मतलब कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। तो बताओ ये ग्रॉस 8,62,500 ग्रॉस है या नेट है? कैसे? वेरी गुड बेटा, ये 25 एडजस्ट तो हो गया। क्या मैं अगर सारी की सारी एसेट्स मेरे पास होती, कहीं मोर्गेज नहीं रखी होती, तो क्या 8,62,500 मिलता? क्या इससे ज्यादा मिलता? अरे इससे ज्यादा मिलता। एक मेरी प्रॉपर्टी कितने की बिक रही है, 31,000 की, जबकि मैं बोल कितना रहा हूं, कितना दे पाऊंगा, 6,000 ही दिलवा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मेरी एसेट्स ज्यादा की हैं, लेकिन मैं आपको बताओ दिलवा कम पाऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं किसी को कमिटमेंट कर दिया है, किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। तो मुझे यहां पर बताओ क्या दिखाना पड़ता है, बोलो। इसी स्टेटमेंट में मुझे बताओ क्या बनाना पड़ेगा, ग्रॉस समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। बताओ कंपनी क्या बनाकर दिखाती है? कंपनी ये जो बता रही है ना, ये तो नेट असेट्स है। कंपनी ये भी बताएगी भाई साहब ये तो नेट हम दिलवा पाएंगे, जबकि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, वो देखो समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। तो असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, बताओ कितने के हैं असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, बोलो 31। भाई साहब ग्रॉस अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कोई एडजस्ट नहीं हुआ उसमें से। बोलो अदर असेट्स, बोलो ये वाली एसेट्स, अदर असेट्स ये 8,56,500, ये 8,56,500। तो बताओ ग्रॉस कितनी है, 8 लाख। बेटा दोनों को ऐड करके होता है ना, 87,500। कुछ गया क्या दिमाग में? यानी कंपनी क्या बोल रही है, मेरे पास टोटल असेट्स कितनी है, 8,87,500 तो टोटल असेट्स हैं, लेकिन इसमें से बताओ कौन ले जाएगा, एक आदमी 25,000 ले जाएगा, माइनस करो तो हम दे ये पाएंगे आपको। क्लियर है? क्योंकि वो ले जाएगा। तो मुझे दो बतानी होती है, एक नेट एसेट्स और एक ग्रॉस एसेट्स। क्या कहानी समझ में आई बेटा? अब मुझे लगता है पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। हालांकि ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, बोलो असेट्स लिस्ट ए असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अब तक आपको पता चल गया, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। कोई इक्का दुक्का असेट्स गिरवी रखी हुई होगी, तो बची हुई सारी असेट्स लिखोगे और उनकी रिलायजेबल वैल्यू लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, बी में असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड लिस्ट बी, उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेम, फिर उसकी रिलायजेबल वैल्यू, फिर लायबिलिटी, फिर डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस।
तो फिर वो जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा है उसको प्रिंट कर दोगे, अगर सरप्लस होगा तो सरप्लस फिर बाहर निकालोगे, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस फिर बाहर निकाल दोगे, ये सरप्लस बाहर चला जाएगा। फिर ये जो टोटल अमाउंट होगा किसके लिए अवेलेबल होगा, एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कॉमा डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर वहां लिख दोगे आप सीडी कैरिड डाउन, फिर आप एक समरी दिखा दो ग्रॉस असेट्स की। क्लियर है सर? अगर डेफिशिएंसी आई तो बेटा जब आएगी जब देखा जाएगा, अभी तो जो आ रहा है उसके बारे में बात करो, डेफिशिएंसी को भी डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं। लिखो जल्दी तक यार बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों क्या यहां तक बात क्लियर? वाई एंटर करो अगर सबका क्लियर है तो। यहां तक सभी सारी कहानी क्लियर सबकी? लिखो सारे बच्चे यहां तक।
लिख लिया सबने? लिखो। किसका? लिस्ट, हाँ लिखो बेटा, जो लिखा हुआ है ये पूरा एज इट इज लिखना। इधर हो गया सबका, हटा दो अब। किसके बाद? एक लाइन स्पेस, हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। भाई अब हटा रहा हूँ मैं, हो गया, बता दो अभी किसी को लिखना है तो। हाँ लिख जल्दी। हो गया? तो यहाँ ऑनलाइन बेटा सबने लिख लिया, आप बता दो फिर। कंप्लीट, डन। किसी का पेंडिंग तो नहीं है? नो। चलो अब मैं बेटा आगे लेके चलता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया जिसमें हमने किसकी इंफॉर्मेशन दे दी बताओ? असेट्स की। और दो इंफॉर्मेशन थी असेट्स की, एक नेट कितना है और एक ग्रॉस कितना है। हमारे पास टोटल कितना वैल्यू का असेट पॉसिबल है और कितना हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसकी भी हमने कितनी लिस्ट बनाई है? दो लिस्ट। लिस्ट ए कि ये तो हम डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देंगे जिनको आप डायरेक्टली सेल कर पाओगे, लेकिन एक असेट ऐसा है जो आप डायरेक्टली सेल नहीं, उसमें आपको किसी आदमी की सहमति की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब तक आप उसकी कंसेंट नहीं लोगे वो सेल नहीं करने देगा। और जैसे ही सेल करेगा तो बताओ वो कितना माइनस कर लेगा? 25 माइनस करके, शायद ये एसेट इतने में बिकेगा, वो 25 अपने माइनस करके ये देगा। तो इस तरह से ये आपका टोटल स्टेटमेंट बन गया जिसमें हमने लिस्ट ए और लिस्ट बी की बात करी। अब आगे देखो, लिखना नहीं है, अब थोड़ी देर फिर रुक जाओ आप लोग, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, स्टेटमेंट कहीं ना कहीं याद हो रहा है या नहीं हो रहा? एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर, जब लास्ट में हमने लिखा किसके लिए अवेलेबल है? एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस डिवेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बस कैरेट डाउन लेकर गए। अब बेटा यहाँ से ये स्टेटमेंट यही है, ये स्टेटमेंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। वही स्टेटमेंट चल रहा है, वही लाइन ये कंटिन्यूटी में आ रही है जो ऊपर आ रही थी। और बताओ यहाँ आके एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ बताओ कौन है? अब मैं लाइबिलिटी, लिखना नहीं है मैंने पहले बोल दिया, अब मैं लाइबिलिटीज की बात करूंगा। अच्छा, ये जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, वही चल रहा है। ये नया पेज स्टार्ट नहीं हो रहा, नया स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, वही स्टेटमेंट कंटिन्यूशन में चल रहा है। बस असेट की इंफॉर्मेशन पूरी होते ही आप सेंटर में क्या लिखोगे? लाइबिलिटीज लिख दोगे। ये एस्टिमेटेड वैल्यू चल ही रहा है, ये बताओ कौन सी वैल्यू है? ग्रॉस वैल्यू। बेटा जैसे आपने असेट्स और असेट्स के बारे में दो वैल्यू बताई, एक नेट वैल्यू और एक ग्रॉस, वैसे यहां पर भी करना है। सबसे पहले क्या आएगा? लिखना नहीं है, एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर, बोलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कॉमा, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड, वहां क्या लिखा था आपने? सी डी। यहाँ क्या लिखोगे? सी डी। कितना था? 56, 62, 500। आ गया समझ में? वहाँ मैंने सी डी इसलिए लिखा था, वहाँ से ये पैसा उठाकर हम कहाँ लाए? लाइबिलिटी वाले पोर्शन में लाए, और अब इसमें से क्या करेंगे? हम पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। बोलो आ गया समझ में? सबसे पहला पेमेंट किसको होगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को।
तो यहां पर आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया क्या 862 में से? क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा क्या 862 से? बेटा नहीं होगा। ध्यान रखना ये 862 नेट फिगर है आफ्टर पेइंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आ गया समझ में? तो इनका पेमेंट नहीं होना। सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे? 25,000 के। तो बेटा यहां लिखे जाएंगे किस कॉलम में? ग्रॉस वैल्यू। यहां पर भाई इसमें से पेमेंट नहीं होगा क्योंकि ये तो फिगर ही इसके बाद है। चलें आगे। सर सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखी क्यों रहे हो? बेटा अगर मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर को स्किप कर दिया, क्या पेमेंट होना है क्या इस स्टेटमेंट में? इस लायबिलिटी वाले पोर्शन से पेमेंट नहीं होना, लेकिन अगर स्किप कर दिया तो आपको नहीं लग रहा है गड़बड़ हो रही है? बताओ क्या मैं लायबिलिटी वाले पोर्शन में सारी लायबिलिटी दिखाऊंगा ही नहीं? अरे लायबिलिटी वाले पोर्शन में इसका मतलब आप सारी लायबिलिटी दिखाए। पता है असेट वाले पोर्शन में मैंने इसका नाम ही नहीं लिखा था, खाली अमाउंट लिखकर बताया था कि सरप्लस मिलेगा या नहीं मिलेगा। असेट्स वाले कॉलम में मैंने केवल किसकी बात की थी? असेट्स की। समझ में आ रहा है? तो मेरी मजबूरी है, मुझे दो वैल्यूज दिखानी है, एक जो दी जानी है वो, और एक टोटल भी तो बताना है। टोटल लायबिलिटीज ये हैं। तो ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है, बताओ ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? ग्रॉस वैल्यूज यानी टोटल लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। जिनका पेमेंट होगा या नहीं होगा वो मैं एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू के कॉलम में दिखाऊंगा। तो यहां से इनका पेमेंट नहीं होगा। बोलो आई बात समझ में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब वो मुझे सरप्लस देंगे काट पीट के। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी आपके पास मोर्गेज रखी है तो बेटा मैं उस प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकता आपकी मर्जी के बिना। और जब मैं, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है, मजाक थोड़ी अगर मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो फिर सिक्योरिटी का मतलब ही क्या हुआ? तो आप बेचोगे और बेटा जो सरप्लस बचेगा वो लौटाओगे, और नहीं बचा तो आप फिर और लेने आ जाओगे। आ गया समझ में? तो यहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर रिपोर्ट किए जाएंगे, जिनका पेमेंट नहीं होगा ओनली रिपोर्टिंग होगी। और ये क्या किसके ब्याह पर रिपोर्टिंग होगी? एज पर लिस्ट बी। हम लिस्ट बी में इनका जिक्र कर चुके हैं। लेस, अब आ जाओ लेस। अब आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मैं ऑलरेडी निकाल चुका, ध्यान रखना। लिस्ट सी 18,000। यहां बताओ क्यों आएंगे? अरे इस कॉलम में क्यों आएंगे? क्योंकि मुझे टोटल लायबिलिटी का करके दिखाना है ग्रॉस। और यहां क्यों आएगा? क्योंकि पे करना है। मैंने कहा साहब इस अमाउंट से ये पे लेस, यहां पर ब्रैकेट में मत डालना है इसे, क्योंकि बताओ मैंने यहां क्या लिख दिया? वो लेस ही हो रहा है। चलो आगे। तो ये पेमेंट हो जाएगा। इसमें से इनको देने के बाद बचेगा या कम पड़ रहा है? बच रहा है। तो बताओ मैं इसे क्या बोलूंगा? एस्टिमेटेड सरप्लस। एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बोलो आ गया समझ में? अनसिक्योर्ड कुछ नहीं है, एक का पेमेंट हो गया तो हटा दो उसे, बचे हुए दो को लिख दो। बताओ कितना बचा? 8,44,500। 8,44,500। 8,44,500 गया क्या दिमाग में? अब बताओ क्या कर दूं? मैं भाई साहब लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट। अब पता है सामने वाले को दिक्कत आएगी क्या? अरे उसको समझ में आ रहा है ये एसेट्स गिरवी रही नहीं है, ये एसेट्स गिरवी है, इससे ये आ सकता है, ये लायबिलिटी है, ये इनका पेमेंट होगा। लेस बताओ डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट दी, एक लिस्ट और बना दी। कितना है इनका? बेटा 164। डिबेंचर नहीं कहा मैंने, क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। भाई साहब कंपनी बंद हो रही है, मैं कंपनी से 1,60,000 तो लोन का मांगता हूं और 4,000 इंटरेस्ट का मांगता हूं, तो क्या आप बोलोगे 1,60,000 देने? बेटा मेरा क्लेम कितने का है? 164। ओनली प्रिंसिपल थोड़ी होगा।
समझ में आ गया? मैं तो प्रिंसिपल प्लस, अब तो भैया फाइनल कंपनी बंद हो रही है, मुझे तो पकड़ाओ मेरा फाइनल पेमेंट। मेरा फाइनल पेमेंट 164 है। तो ये बताओ मैं किस लिए लिख रहा हूँ? लाइबिलिटी का टोटल कर रहा है। और यहाँ किस लिए लिख रहा हूँ? मैंने कहा साहब ये पेमेंट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? बताओ अब क्या लिखूं? एस्टिमेटेड, हाँ बोलो बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। 68, बेटा 1,60,000 का तो डिवेंचर है, तो 4,000 का ही तो है इंटरेस्ट। ओ नालायकों, 5% कौन बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए? नीचे दे तो रखा है निकाल के, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। आपको कहा गया मैंने कैलकुलेट करना है? अरे भाई साहब 31 दिसंबर 2011 को 6% डिवेंचर देने, 1,60,000 रुपए के, बस इतना सा लिखा है। तो मैं इंटरेस्ट क्यों निकालूंगा? हो सकता है मैं इंटरेस्ट आज ही देकर बैठा हूं। आपको बेटा जब तक कहा नहीं जाए इंटरेस्ट कैसे, नीचे बोला हुआ है, मैं इंटरेस्ट के बारे में मुझे बोला तो जाएगा कि भाई साहब इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो देना है, वरना हो सकता है मैंने आज तक का सबका हिसाब कर दिया। नीचे बोला हुआ है कितने का इंटरेस्ट बाकी है, तो बस वही तो ऐड करूंगा। मुझे इस परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है जब तक मुझे कैलकुलेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाए। ना ना, अगर कोई इन्फो, मैंने यही तो कहा, अगर आपको परसेंटेज यूज करवाई जाएगी तो बेटा नीचे बताया जाएगा कि पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट नहीं दिया, पिछले, आगे जाके देखोगे क्वेश्चन में आएगा कि पिछले 8 महीने का डिबेंचर पर इंटरेस्ट बाकी है, वो ये बोलेगा 6% डिबेंचर 1,60,000, और नीचे एक लाइन लिखी होगी पिछले 8 महीने का डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिछले 10 महीने का। तो आप कैलकुलेट कर लेना। अभी तो उसने वो लिखना बेटर नहीं समझा, बताओ क्या दे दिया? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 4,000। तो इसका मतलब वो कैलकुलेशन उसने कर लिया और आपको प्रोवाइड कर दिया। अभी कितने महीने का पेंडिंग है वो जाने, उसका काम जाने। चलो आगे। वो जो आप सोच रहे हो वो बेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, तो बताओ ये जो पैसा अवेलेबल है, अब मैं क्या लिखूं? एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर, आ गया समझ में? एस्टिमेटेड सरप्लस है या डेफिशिएंसी है? अभी भी काफी पैसा है इन्हें पे करने का। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर्स, कितना बचा? 680,500। सर ये क्या लिख दिया? अभी तो हम बात कर रहे थे एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर, बेटा अब मैंने क्या कहा था आपको, ये लॉ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है तो छेड़छाड़ नहीं करनी। अब इसमें क्या लिखा हुआ आता है? एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर होल्डर को छोड़ते हुए, डिबेंचर होल्डर को ड्रॉप करते हुए। यार एक ही तो बात है। मैं आपसे कहूं कि एस्टिमेटेड सरप्लस किसके लिए बचा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। या मैं आपसे कहूं कि ये एस्टिमेटेड सरप्लस डिबेंचर होल्डर को हटाने के बाद है, तो मेरे दिमाग में वैसे क्लियरिटी है कि अगर डिबेंचर होल्डर को हटाने के बाद है तो भाई अनसिक्योर्ड के लिए बच रहा है। बोलो आ गया समझ में? अब क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है तो फिर लैंग्वेज से हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। यहां तक की कहानी समझ में आई? नेक्स्ट, अब बताओ मैं क्या करूं? लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लेस हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन इन दोनों की बताओ क्या कर रखी है पहले से ही? बेटा इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है। कितना था? 23,000 और 23,000। ये बताओ लेस, ये आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। तो बताओ एस्टिमेटेड सरप्लस, बोलो, एज रिगार्ड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हटाते हुए, ठीक है ना? ये आपके पास बच रहा है 657,500। बोलो आ गया समझ में? 657 ये 500 बच रहा है।
सबको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ बेटा लिस्ट तो लिखना पड़ेगा ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई ना, बिल्कुल नहीं है। वर्किंग नोट बना दिया, आ गया। और यहाँ काय का करोगे आप? अगर आपको दिखाना है तो बाहर दिखा दो वर्किंग नोट में। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई बेटा? क्या खत्म हो गई इसके साथ साथ? लाइबिलिटीज खत्म हो गई, ध्यान रखना। आउटसाइडर लाइबिलिटी खत्म। अब कौन बचा है? केवल मालिक बचे हैं बस। तो बेटा बताओ किसका टोटल खत्म? ये अब आगे नहीं चलेगा ग्रॉस का कॉलम। ग्रॉस का कॉलम केवल और केवल किसके लिए था? लाइबिलिटीज का टोटल बताने के लिए कि टोटल लाइबिलिटी ये है। कितना आ गया? 2,00,000। ये 2,30,000 है क्या? ग्रॉस लाइबिलिटी यानी टोटल लाइबिलिटी। आ गया समझ में? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स व्हाट अदर देन शेयर होल्डर्स। आ गया? शेयर होल्डर को हम उसमें काउंट नहीं करते। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 2,30,000। अच्छा मेरी ग्रॉस असेट्स कितनी थी? ग्रॉस असेट्स थी मेरी 8,80,000। ये थी ग्रॉस असेट। बेटा मेरी ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी? 2,00,000। डिफरेंस निकालना। क्या यही आ रहा है क्या? आ गया समझ में? तो बेटा आप यहां पर एक बार क्रॉस टैली करने के लिए लिखोगे बीइंग, बोलो, डिफरेंस ऑफ। अरे आया समझ में? ये हमेशा टैली होगा। अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने सही लिखा है तो ये हमेशा भाई, बट ऑब्वियस है टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटी जाएगी तो यही बचना चाहिए। हालांकि एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के कॉलम में मैं टोटल टोटल लिख नहीं रहा हूं। ध्यान रखना, एस्टिमेटेड ये ईआरवी का जो कॉलम चल रहा है बेटा, पीछे क्या लिख रहे हो क्या आप लोग? ये बताओ, अगर देखो आप सुनना नहीं जानते ना तो बहुत बड़े बन नहीं पाओगे। जिसको सुनने की आदत नहीं है वो करेगा क्या अपने जीवन में बेटा? आप लोग प्रॉपर तो सुनते हैं, मैं बोल देता हूँ लिखना नहीं है तो 5-7 लिखने लग जाते हैं, फिर बीच में अचानक लिखने लग जाते हो। ऐसे काम होते नहीं है। मजाक लग रहा है आपको? 4 महीने निकलने तो आपको पता चल जाएगा ये है क्या है स्टडी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं घसीट घसीट के आपको ला रहा हूँ। मुझे पता है बच्चे का लेवल क्या रहता है और कोरोना के बाद के बच्चों का लेवल है क्या। ठीक है, उसमें आपका दोष नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड डाउन गया है उसमें बच्चों का दोष नहीं है। कोरोना में भाई साहब 2 साल बच्चा घर बैठा रहा, लैपटॉप ये इन पे कोई पढ़ाइयाँ होती है? अब इन्होंने ऑनलाइन चला तो दिया 2 साल सिस्टम, गवर्नमेंट को चिंता हो गई थी। अगर ये ऐसे ही 2-4 साल और निकल गए तो पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी। यार ऑनलाइन सिस्टम इतना सक्सेसफुल होता तो अमेरिका कब का ला चुका होता। 2000 से पहले इंटरनेट की फैसिलिटी थी, सन 2000 से पहले। तो उनको पता है कि इन ऑनलाइन क्लासेस में क्या इश्यूज आते हैं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आप समझो इन चीज़ों को। यहाँ पर आप फेस टू फेस ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पर। अब तो पूरी चीज़ों को बेटा सिस्टमेटिकली समझो। बताओ मैंने ये, अच्छा ये बताओ, आपको नहीं लग रहा है फॉर्मेट ही तो है, लेकिन पूरे 2 घंटे में क्यों बड़बड़ाता रहा? ताकि याद ना करना पड़े। अब ये 1 घंटा आप सुन लोगे तो मैं सेट हो गया, अगले 2 दिन प्रैक्टिस करा दी तो हो गया सेट, याद ही नहीं करना पड़ा। और ये अभी के लिए सेट नहीं हुआ, ये आगे तक के लिए। आप जब भी रिवाइज करोगे तो इंस्टेंट रिवाइज हो जाएगा। आप बेटा ऐसे मत करो। जब मेरे को पता है प्रॉब्लम, मैं सबसे ज़्यादा, हो सकता है आपको लगता हो ये रोक टोक ज़्यादा करता है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए। और आउटपुट आप दोगे, मेरे बस की बात नहीं है। और आउटपुट आपसे कैसे निकलवाना है वो थोड़ा बहुत आइडिया है, तो इसलिए रोक के रखना पड़ता है। तो प्लीज़ लिखा मत करो जब मना कर दिया जाए। मुझे ये बताओ, ये जो कॉलम है ये कौन सा है? एस्टिमेटेड। इसमें टोटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो इसमें टोटल असेट्स ना इसमें टोटल लाइबिलिटी। टोटल असेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है एक सरप्लस ही बाहर निकाला था। टोटल लाइबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसमें सिक्योर्ड लाइबिलिटी तो लिखी नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इधर वाला कॉलम, ये किसका है? टोटल लाइबिलिटीज का। और ऐसे ही मैंने वहां पर टोटल असेट की समरी भी बनाई हुई है। तो बेटा इनका डिफरेंस यही तो आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं बताओ इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को, इस बैलेंस को इस इक्वेशन से क्या कर सकता हूं?
टैली करा सकता हूं अगर, और ये टैली करनी भी चाहिए आपको, ताकि आपको पता चल जाए आपने वर्किंग की है वो सही है या गलत। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब किसकी कहानी खत्म? अब आएगा बेटा इशूड एंड, बोलो ना बेटा, कॉल्ड अप से मुझे कोई लेना देना नहीं, बताओ। पेड अप कैपिटल, क्योंकि कंपनी को जो देना होता है वो पेड अप कैपिटल होता है। आ गया? इशूड एंड पेड अप कैपिटल लेस, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो नील। लिस्ट एफ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नील लिख दिया। लेस, बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल, लिस्ट या इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई लिस्ट जी 10 लाख। तो बताओ एस्टिमेटेड, बोलो अब सरप्लस नहीं रहा, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को हटाते हुए, यानी उनको हटाने के बाद, यानी उनको पे करने के बाद, बताओ क्या होगा? 3,42,500। लिस्ट एच, ये लिस्ट एच, ये लिस्ट एच आ गया। तो लिक्विडेटर कहना क्या चाह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि ये सारा एसेट बिकेगा लिस्ट ए और बी का, ये लाइबिलिटी पे होगी, और हमें ये लग रहा है कि सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद बताओ आपके पास इतना पैसा कम पड़ेगा, 342,500 की डेफिशिएंसी आएगी। और कौन फंसेगा उसमें? हमें ये लग रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंस जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, कंपनी की सारी। और मैंने आपसे कहा था, बताओ पेमेंट कहाँ कहाँ से होता है? कोई भी बिजनेस बंद होता है तो असेट बेची जाती है, लाइबिलिटी पे की जाती है, बस। असेट बिकने से अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो लाइबिलिटी सेटल हो गई तो सरप्लस, अगर असेट बिकने से पैसा कम आया जिससे लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई तो डेफिशिएंसी, यानी नुकसान। इसमें सारा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। इसका मतलब यह है अगर पैसा बेटा कहीं भी खत्म हो जाता तो वहां यह स्टेटमेंट रुकेगा नहीं बेटा, सरप्लस की जगह मैं क्या लिखना चालू कर देता? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी। तो फिर मैं बताता टोटल डेफिशिएंसी इतनी पड़ेगी और इसमें ये लोग फंस जाएंगे। क्या मोटी मोटी बात समझ में आ गई? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो क्या मोटी मोटी कहानी समझ में आई? एक बार तो मुझे लगता है दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। चलो बेटा जल्दी से लिखो। और क्या है बच्चों आज ये आपका होमवर्क है, सुन लो। सारे बच्चे क्या करोगे, इसे एक रफ कॉपी में खाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को रिवाइज करके आओगे इस डेटा के साथ, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। डेफिशिएंसी की बात करेंगे, लिखो लिखो लिखो, नोट करो। किसमें लिखो एक बार मैं देखता हूं। गलत है बेटा, उधर देखो 23। अरे इसमें 27 मिसप्रिंट है किताब में, सही कर लेना। कहीं नहीं है बेटा, एक बार लिखो जल्दी से, समय नहीं है, लिखो फटाफट, अभी मैं बता दूंगा आप। हमने क्रॉस टैली भी करके देख लिया, हमारा सही है।
1 लाख लिख लिया बेटा। ये आपकी बुक में यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है शायद। बुक आपकी ये इसको है ना 27,000 लिख रही है यहाँ पर, तो आप इसे काट के करेक्शन कर लो, ये गलत है और इसका टोटल भी गलत है बुक में। बस बट ऑब्वियस है उन्होंने 4,000 से ऊपर बढ़ा रखा है तो 4,000 से नीचे भी बढ़ गया, तो ये 230 कर लेना। इसको लिख रखा है उन्होंने 234, ये गलत है क्योंकि अगर आप इससे डेटा टैली करोगे तो टैली नहीं होगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, तो अपनी बुक में ये करेक्शन कर लेना है। तो इसके साथ बताओ क्या कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हो गया। आप कल क्या, कल संडे है बट ऑब्वियस है, तो एक होमवर्क है, इसी को रफ में एक बार दोबारा ट्राई करके आओगे। हालांकि इसका अभी क्या पेंडिंग है, डेफिशिएंसी, लेकिन अभी डेफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन बताओ अभी किसके और करेंगे, ताकि एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेटल डाउन हो जाए दिमाग में। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रूरी है कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा रिटन में सॉल्व करके आओ, ताकि काफ़ी हद तक आपकी क्लियरिटी आ जाए। और बिलीव मी, जब हम पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड भी शानदार होगी अगर आप रिटन में करके आओगे तो बेटा आई होप आप लोग सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे और काम करके आओगे। तो हरे कृष्णा बच्चों, बेटा आज के लिए इतना, इससे आगे की बात कल करेंगे।